GSTR 2B के मिस्टेक्स, ऐसे 5 मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए IMS में एक्टिविटी करने के लिए। जैसे आपको पता है कि आपका अभी जो 2B जनरेट होता है, जिसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं अपने 3B में, जो कि ऑटो पॉपुलेट होता है, वो 2B में जो रिफ्लेक्शन जाता है अब वो IMS को होकर जाता है। तो IMS के थ्रू अब आप अपना क्रेडिट क्लेम करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि IMS में आपका कहाँ से जाता है, जब आपका सप्लायर जो है आपको जब इनवॉइस रेस करता है अपने GSTR 1 में इनवॉइस को डालता है, तो वो जो इनवॉइस का डिटेल है आपके IMS में आता है, आपके IMS में आता है वहां से। अब ये IMS में जो आता है, यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं या फिर पेंडिंग छोड़ते हैं। इसके बेसिस पे आपका जो रिफ्लेक्शन है आपके GSTR 2B में होता है, जिसके बेसिस पे आप 3B में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मेजर गलतियां हैं, जो आज के 5 हम लोग मेजर गलतियां डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अपने IMS ऑपरेट करते समय अवॉइड करना चाहिए। आपको ये 5 मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन सा है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी होता है। वीडियो को लाइक से करते चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, इग्नोरिंग मिसमैच। देखिए, सप्लायर का जो डिटेल होता है, सप्लायर जब अपने GSTR 1 में डिटेल डालता है तो आपके जब IMS में रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ से जब 2B में जाता है, तो जब आप 2B में इनपुट लेते हैं, तब जब आप IMS में ही जब एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेज वहीं पे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, किसी से बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको टैली कर लेना होगा कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डिटेल है, यानी कि आपका GST का नंबर हो गया, आपका कस्टमर का सप्लायर का नाम हो गया, उसका वैल्यूएशन का डिटेल यानी कि टैक्स का ब्रेकअप वगैरह हो गया, ये सारा डिटेल जो इनवॉइस का वो सही है कि नहीं, जो कि आपके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इंटर किए हैं इसको, वो प्रॉपर है कि नहीं आपके IMS के डाटा या 2B के डाटा से। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपको एक रिकॉन्सिलिएशन तैयार कर लेना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट वर्सेस आपका जो 2B है उससे। तो ये आपका मिसमैच जो है, उसका जो है डिस्क्रिपेंसी जो है वो अवॉइड हो जाएगा, वो आप मिनिमाइज कर पाएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा रीजन हम लोग देखते हैं। दूसरा अवॉइड करने वाला ऐसा मिस्टेक क्या है, ओवर लुकिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि RCM में बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब अपना GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसमें RCM का डिटेल डालना भूल जाता है, यानी कि अवॉइड करते हैं, वो RCM का डिटेल नहीं डालते, जो कि बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, आपके पास दिक्कत आ सकती है, नोटिस आ सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। क्योंकि अभी क्या है, अगर रजिस्टर्ड RCM का आपके पास फ्लो हो रहा है तो वो भी आपके 2B में रिफ्लेक्ट करता है, अनरजिस्टर्ड है तो वो भी आपको RCM में आपको पे करना है। तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, दोनों आपको अपने GSTR 3B में रिफ्लेक्ट करवाना है। तो 2B का जो डाटा है उसमें कौन कौन सा आपका RCM है, RCM का जो लाइबिलिटी है, रजिस्टर्ड प्लस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपने अनरजिस्टर्ड बुक कर रखा है, वो सारा आपको प्रॉपर तरीके से टेबल जो है, जो रिलेवेंट टेबल है, टेबल 4B जो है GSTR 2B का, उससे आप रिफ्लेक्ट कर लीजिएगा। आप अपने GSTR 3 में प्रॉपर RCM का फिगर जरूर से जरूर दिखाएं, नहीं तो ये एक ट्रिगर हो सकता है, फ्यूचर में आपके पास डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन आ सकता है, या फिर आपके लिए फ्यूचर में कई सारी दिक्कतें आ सकती है। ऑडिट के दौरान, अगर आप ऑडिट के लिए लायबल है तो ऑडिट के दौरान ऑब्जर्वेशन आपके पास आ सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए अपने 2B में, वो है भैया आप ब्लॉक ITC कभी भूल कर भी ना ले। यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आपने क्लेम किया, तो उसके अगेंस्ट में जो ITC होता है वो भी आप क्लेम कर लेते हैं, जो कि फ्यूचर में दिक्कत होता है। अगर रॉन्ग ITC आप लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ा आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी जाता है।
तो आपको ये केयरफुल होकर रहना है कि भाई जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं उसमें हमारा जो इन एलिजिबल आईटीसी है वो बिल्कुल ना जाए, हम उसका क्लेम ना करें, क्योंकि आपके जीएसटी या 3B में आपको एलिजिबल आईटीसी के साथ साथ इन एलिजिबल आईटीसी दोनों देने का वहाँ पे प्रावधान है, प्रोविजन है, टेबल है। आपको सेपरेट तरीके से एलिजिबल और इनएलिजिबल दोनों वहाँ पे दिखाना है, कौन कौन सा इनएलिजिबल। अगर आपका कोई एलिजिबल बनता है तो आपका उसको डिटेल पूरा प्रॉपर अलग तरीके से जितना फिगर है आपको इनएलिजिबल में दिखा देना है, जो कि ब्लॉक क्रेडिट होते हैं, चाहे वो आपका 17 सब सेक्शन 5 का ब्लॉक्ड हो या फिर आप ऐसा कोई आईटीसी हो पर्सनल एक्सपेंसेस का जो कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इन एलिजिबल आईटीसी जो है जो ब्लॉक्ड है एज पर सेक्शन 17(5) प्लस आपका पर्सनल जो भी है वो सारा आप अवॉइड करें, पहले से आइडेंटिफाई करें और उसको बिल्कुल ही लेने की कोशिश ना करें या ना ले, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगला जो पॉइंट आपको अवॉइड करना है अपने 2B में वो है आपका डिलेड रिकॉन्सिलिएशन। देखिए आपका अभी जो है 2B के हिसाब से हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है। और 2B में इनपुट टैक्स कहाँ से आता है, IMS से आता है। तो भाई IMS में आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करने समय या फिर आपका डायरेक्ट 2B में जब आपका रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से एक रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा। ये प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, यानी कि आप टाइमली अगर रिकॉन्सिलिएशन नहीं करते हैं, डिले होता है, तो डिले होने का मतलब क्या है, आपका एज पर सेक्शन जो 16 में आपका प्रावधान है, प्रोविजन है आईटीसी क्लेम करने का, वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाइएगा। तो ये सेक्शन 16 के अंतर्गत जो भी प्रोविजन है उसके अंतर्गत आपको अपने 2B में जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉपर तरीके से उसका रिकॉन्सिलिएशन टाइमली करना होगा बिफोर फाइलिंग GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको ये रिकॉन्सिलिएशन कर लेना होगा ताकि टाइमली आप सही आईटीसी क्लेम कर पाए। और अगला और लास्ट जो मेजर जो चेंज है, मेजर जो रीज़न है जो कि जिसके कारण दिक्कत आती है डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर आपको फ्यूचर में ऑडिट वगैरह में दिक्कत आ सकती है, मेजर रीज़न है वो है भाई अमेंडमेंट का। देखिए अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखना होगा। आप जब 2B डाउनलोड करते हैं तो उसमें देखिएगा एक टेबल होता है अमेंडमेंट का भी, तो आप ये अमेंडमेंट वाला जो टेबल है उसको भी ध्यान रखिए। क्या होता है जनरली जो हम लोग 2B में आईटीसी आता है वो भी हम डायरेक्टली क्लेम कर लेते हैं, तो क्या होता है पीछे से उसका अमेंडमेंट भी होता है। मान लीजिए सप्लायर में उसमें अमेंडमेंट कर दिया, वो वैल्यूएशन का अमेंडमेंट हो गया या फिर कोई ऐसा अमेंडमेंट हो गया जो कि आपके ओरिजिनल इनवॉइस में नहीं था सप्लायर का, तो अमेंडमेंट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पुराना वाला डाटा आपने फाइल कर दिया तो दिक्कत आ सकती है। तो आपको अमेंडमेंट का भी ध्यान रखना है। अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है, वैल्यू चेंज हुआ है, अमाउंट चेंज हुआ है तो उसको आपको ध्यान में रख कर उस अमेंडमेंट को कंसिडर करके अपना GSTR 3B जो है फाइल करना होगा, क्योंकि अमेंडमेंट का कंसिडरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्रैक इसका भी रहना चाहिए। 2B के साथ जो भी अमेंडमेंट आता है वो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने GSTR 3B के इनपुट में एडजस्ट या उसका कंसिडरेशन करके ही फाइल करना चाहिए। तो ये मेजर 5 रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए जिसके कारण दिक्कतें आती है, और ये 5 पॉइंट है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए अपने 2B के थ्रू जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेते हैं अपने 3B में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करें। कोई सवाल है वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।